नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। जैसा कि हम लोगों ने एंशियंट लेक्चर जो कि हमारा हिस्ट्री का पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है, आज से जो हम शुरू करने जाने वाले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके हिस्ट्री क्लास का, जो कि एमसीक्यू सीरीज है। यहाँ देख सकते हैं हमने क्या यहाँ पर डिस्कस करना है। जो हमें आज का जो लेक्चर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें जो डिस्कस करना है वो है मोस्ट रिपीटेड एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन, जिसमें पीवाईक्यूज भी रहेगा, आपका एमसीक्यूज भी रहेगा। जो क्या है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एमसीक्यू क्या है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यह वही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, वही क्वेश्चन मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ आपके साथ, कि जो क्वेश्चन रिपीटेडली मतलब हर एक साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा फॉर्मेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। कभी किसी साइट का नाम अलग जगह पूछ दिया जा रहा है, कभी कोई साइट का नाम, उसमें क्या, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो थीम है, वो सेम रहता है। इसलिए मैंने एमसीक्यू सीरीज लिया है। आप कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लिया या कोई भी हिस्ट्री का सेक्शन, क्योंकि हिस्ट्री सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे जो मेन जो चीज होता है जिससे आपका एग्जाम निकलता है वो होता है प्रैक्टिस। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए प्रैक्टिस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे भी किसी भी एग्जाम्स की, वनडे एग्जाम्स हो या बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, किसी तरह का एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज से हम एमसीक्यू सीरीज, इसमें क्या करेंगे कि रोज हम लोग सीरीज लेके आएंगे, रोज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम लोग यह एमसीक्यू सीरीज। तो इस बार अगर यह सीरीज आपने देख रहा तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें एंशियंट हिस्ट्री के, जिसमें हम लोग अभी कौन सा देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपको स्टोन एज। जैसे हमने पढ़ा था एंशियंट लेक्चर की, अगर हम लोग बात करें तो एंशियंट लेक्चर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एंशियंट लेक्चर में हमने कौन सा सीरीज देखा था। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, तो स्टोन एज कौन सा देखा था हमने, स्टोन एज। स्टोन एज, तो उसका आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उससे बाहर क्वेश्चन भी आपको नहीं आने वाला, थीम वही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा उलट फेर करके पूछ दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग वैदिक कल्चर देखेंगे, फिर मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, जो हमारा क्रोनोलॉजिकल सीरीज है उसी में क्रोनोलॉजिकल जो मतलब जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग क्या करेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज सबसे पहले स्टोन एज के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर यह कर सकते हैं कि अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने लेक्चर को देखा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक कर आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा सा मतलब दिमाग पर प्रेशर डालें, थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे क्या होगा, एक आपका हैबिट बनेगा और आपको चीजें याद होगी। तो अगर वैसे भी आप मतलब मैं हर एक ऑप्शंस को यहाँ डिस्कस करूंगा, जितने भी ऑप्शंस दिए सब ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा, और आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे जो एग्जामिनर जो सेटर होते हैं, जो क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो कैसे ऑप्शन के साथ खेलते हैं और वो नया तरह का आपको क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नया नहीं होता, थीम वही रहता है, सिर्फ ऑप्शंस को उलट फेर कर दिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूड। ये नाम आपने सुना होगा, हमने सबसे पहला जो एंशियंट का लेक्चर किया था स्टोन एज का, उसमें हमने रॉबर्ट फ्रूट के बारे में जाना था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ये कौन थे, जो कि मतलब डिस्कवर्ड किए थे फर्स्ट पैलोलिथिक टूल। और ये फर्स्ट पैलोलिथिक टूल कहाँ पर डिस्कस किए थे, कहाँ पर इन्होंने खोजा था फर्स्ट पैलोलिथिक टूल, इन्होंने खोजा था यह पल्लावरम। आप जानते हैं जो तमिलनाडु में, चेन्नई में एरिया है पल्लावरम। यहाँ पर इसने एक्स टूल आप जानते हैं जो कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी का इसने खोज किया था रॉबर्ट ब्रूस फूड, हमने पढ़ा था। ये कौन थे यहाँ पर देख सकते हैं आज, सारा एग्जाम्स का आपको यहाँ पता चल जाएगा, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, सारा एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न आपको सेम रहता है, थोड़ा सा ऑप्शंस में वेरी करेगा, लेकिन जो थीम होता है वो सेम होता है। इसलिए यह नहीं देखना है कि कौन सा एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन कभी बीपीएससी में ही पूछा जा सकता है, या यूपीएससी में ही पूछा जा सकता है, या आपको ग्रुप डी में ही पूछा जा सकता है, एनटीपीसी में ही पूछा जा सकता है, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, वो सारा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, जीएस में खासकर। तो सबसे पहले रॉबर्ट फ्रूट की बात करें, ये पल्लावरम में इन्होंने खोज किया था, हमने पढ़ा था लेक्चर में, बहुत डिटेल में पढ़ा था। और इन्होंने, ये कौन थे इसमें पूछा जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया, जियोलॉजिस्ट थे। सेकेंड है आर्कोलॉजिस्ट थे। आर्कोलॉजिस्ट आप जानते हैं जो मतलब खोज करते हैं, किसी भी तरह का एक्सकावेशन खुदाई किया जाता है, उनको आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है।
फिर एक हो गया क्या, पैलियो बोटानिस्ट, फिर है हिस्टोरियन। तो ये 4 ऑप्शन में से दिया गया, आपको सही इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप जरूर बताएं। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा, क्योंकि आप वीडियो को थोड़ा देर रोक कर भी आप ये ऑप्शन को देख सकते हैं अगर आपने रिवाइज किया होगा। तो सबसे इसमें जो जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो कौन सा है, आर्कोलॉजिस्ट। तो ये आर्कोलॉजिस्ट थे। लेकिन अगर आप मतलब देखिए आर्कोलॉजिस्ट, तो आर्कोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट भी होता है। जियोलॉजिस्ट क्या हुआ कि जो मतलब जितना भी जो अर्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है, चाहे वो मिट्टी के बारे में, चाहे वो एक्सकावेशन के बारे में, पत्थर के बारे में, वो जियोलॉजिस्ट का भी काम होता है। तो ये जियोलॉजिस्ट भी थे, आर्कोलॉजिस्ट भी थे। लेकिन आपको ऑप्शन तो 4 ही दिया हुआ है, ई तो नहीं दिया हुआ जिसमें मोर देन दी अबव बताया जा रहा। तो आप यहाँ पर ए और बी दोनों के साथ जा सकते हैं। लेकिन जो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया वो क्या है, आर्कोलॉजिस्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखें, जो हमारा नेक्स्ट अगर सेकंड नंबर देखें, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यह आपको स्लाइड में बताया जा रहा है मतलब कि ऑप्शन के बारे में कि कौन ऑप्शन क्यों सही होगा। फिर नेक्स्ट अगर देखें जिसमें सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन। जो स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज और आयरन में जो डिवाइडेड है, आपको यहाँ देख सकते स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन। ये कलेक्शन कहाँ से मिला, कोपेनहेगन म्यूजियम से। ये क्वाइंट किसके द्वारा किया गया था, ये 4 आपको ऑथर, हिस्टोरियन या किसी तरह का स्कॉलर का नाम दिया गया है। तो इसमें याद रखने की बात कौन सा है, थॉमसन। ये पूरा नाम याद न रखना, आप थॉमसन भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये रिपीट किया जा चुका है, तो थॉमसन नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर था। फिर अगर नेक्स्ट हम यहाँ देखें क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द एक्सकावेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन। हमने पढ़ा था जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था स्टोन एज। हम यहाँ लेक्चर के बारे में बताएंगे आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा कि लेक्चर में कितना इंपॉर्टेंट था वो करना आपके लिए, क्योंकि वहां से आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, फैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। इसलिए हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जो मैंने पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो जो लेक्चर बनाया जाता है, मैंने जो स्लाइड यहाँ पर आपको तैयार किया वो पीवाईक्यू क्वेश्चन के बेस पर ही किया है, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत बड़ा एक मतलब आप बोल सकते समुद्र है, पूरा चीज आपसे मतलब कि आप कंप्लीट भी नहीं कर सकते सिलेबस को। तो वही चीज हमें पढ़ना होता है जो पीवाईक्यू से इंफॉर्मेशन लिया जाता है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, कितने नंबर टाइम्स रिपीट हुआ है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर एविडेंस के बारे में, तो डोमेस्टिकेशन हमें कब शुरू किया था, हमने पढ़ा था आपको स्टोन एज में। जो डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था, डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ था, डोमेस्टिकेशन जो शुरू हुआ था वो हुआ था मेसोलिथिक एज में। हमने मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में पढ़ा था। तो मेसोलिथिक में क्या होता है, डोमेस्टिकेशन, जो लोगों ने जानवर को पालतू बनाना शुरू कब किया था, मेसोलिथिक में। तो कौन सा पीरियड हो गया यहाँ पर, मेसोलिथिक। ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, मेसोलिथिक पीरियड कौन सा हो गया यहाँ पर, मेसोलिथिक। अगर हम लोग यहाँ बात करें मेसोलिथिक के बारे में, तो यहाँ पर टाइम पीरियड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बताया था कि आपको एक अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड याद रखना है, मतलब जो संबंध में, इसके संबंध में मैंने बताया था कि जो अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड होता है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का क्या है टाइम पीरियड, जो हमने बात किया था, तो पूरा पैलियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो वो 5 लाख से 10,000 साल जो बीसी था वो हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो कितना था यहाँ पर, 5 लाख से आप देख सकते हैं 5 लाख बीसी से कितना हो गया यहाँ पर, 10,000 हो गया, 10,000 बीसी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए, आप मतलब हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट है। फिर अगर यहाँ पर देखें 10,000 से आपको कितना था, ये यहाँ पर 8,000 बीसी तक था। बीसी हमने पढ़ा था बिफोर डोमिनी, या बिफोर डोमिनी नहीं, बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो डेट है उसे हम बीसी बोलते हैं। तो वो हमने वहां पर डिस्कस किया था। फिर अगर हम देखें अपर पैलियोलिथिक के बारे में, तो अपर पैलियोलिथिक में क्या था यहाँ पर, 8,000 से 4,000 बीसी। ये हमारा क्या था, अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। फिर अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्या था यहाँ पर, मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक का क्या था टाइम पीरियड, अगर मेसोलिथिक की बात करें तो मेसोलिथिक का आपका जो टाइम पीरियड था वो 4,000 से बताया जाता है। मतलब आप इसके बाद ही मतलब देख सकते हैं 4,000 से 1,000, 3,000 इस तरह से मेसोलिथिक टाइम पीरियड था। तो ये टाइम पीरियड आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर, तो ये आप यहाँ पर इसको 2,000, 1,000 भी ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर टाइम पीरियड याद रखना है। फिर हमने देखा था मेसोलिथिक से आपको 4,000 से फिर
8,000 से 4,000 हुआ और फिर आपको वहां से वो टाइम पीरियड आगे बढ़ा। मेजोलिथिक में क्या था, 10,000 से 8,000 था। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा, एक मिनट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर डेट में मिस्टेक हो गया। ये मेजोलिथिक का टाइम पीरियड था। ये किसका था, मेजोरिटी का टाइम पीरियड था। फिर से यहाँ चलते हैं। ये ये कौन सा था आपको, ये 5 लाख से 40,000। 5 लाख से कितना था ये आपको, 40,000। फिर 40,000 से मेनली आप चलेंगे तो मतलब ये 50,000 मान के चलिए, 50,000। फिर ये 50,000 से 40,000, बीसी में ही है सब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सब बीसी में ही है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टाइम पीरियड, फिर भी मतलब एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे याद रख सकते हैं। फिर 40,000 से 10,000 माना जाता है। फिर ये मेजोलिथिक का टाइम पीरियड है 10,000 से 8,000, 10,000 से 8,000। फिर 8,000 से 4,000 आपका क्या होता है, नियोलिथिक हो जाता है। उसके बाद फिर आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ था। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देख रहे हैं एक एक ऑप्शन से आपको कितना क्वेश्चंस निकल सकता है। तो डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, डोमेस्टिकेशन जो शुरू हुआ था वो मेजोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ देखें हम, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। हमने देखा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ था मेजोलिथिक पीरियड में, जो कि 10,000 से 8,000 बीसी का टाइम पीरियड था। लेकिन यह साइट कौन था जहां से हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिला, मतलब सबसे पहले जो एविडेंस की हम बात करें यहाँ पर, तो एविडेंस हमें कहां से मिला। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो आपको कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया, एक दिया ओडाई, एक बोरी, एक बागोड़, एक लखीना। तो ये ऑप्शन में अगर देखें तो इसमें आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था आदमगढ़ के बारे में जो कि एमपी में है। फिर हमने पढ़ा बागोड़ के बारे में जहां पर अर्लीस्ट एविडेंस हमें किस चीज का मिला, डोमेस्टिकेशन, लोग पालतू बनाते थे जानवर को, तो हमें यहां से मिला। बागोड़ कहाँ है जानते हैं सब, राजस्थान में। तो साइट भी याद रखना और किस जगह पाया जाता है, किस जगह वो साइट प्रेजेंट है, लोकेशन, आज का जो प्रेजेंट लोकेशन है वो हमें वहां पर ध्यान रखना है। तो ये कौन सा है, बागोड़। बागोड़ कहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर देखें तो बागोड़ आपका ये राजस्थान एरिया में है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट चले, इसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरत है। अगर डोमेस्टिकेशन अर्लीस्ट पूछा जा रहा है तो फिर आप वहां पर आदमगढ़ देखेंगे। अगर इसमें 2 ऑप्शन दिया जाता है, एक अगर आपको आदमगढ़ पूछा जा रहा है, आदमगढ़ जो कि यूपी में है, आदमगढ़ कहाँ है, यूपी में है, तो अब जाके आप यहाँ पर कर सकते हैं। आदमगढ़ यूपी में नहीं होगा, ये आपको एमपी में होगा, आदमगढ़ एमपी में, तो अब जाके आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग जाएं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो देख सकते हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ मतलब चीजों को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, फैक्ट को आपको याद रखना है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, मतलब देख रहे हैं कि कुछ मतलब हर एक साल कुछ ना कुछ क्या किया जा रहा है, थीम वही रखा जा रहा है, लेकिन जो फैक्ट है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जा रहा है। फिर अगर 5वां नंबर जो क्वेश्चन देखें उसमें क्या बोला जाता है, मेजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एविडेंस ऑफ एनिमल्स डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट। फिर इसमें वही चीज बताया गया कि जो डोमेस्टिकेशन एनिमल जो पाया गया था वो कौन सा जगह से, कौन सा साइट से आपको पाया गया था। तो इसमें क्या, एक लंगनाज है, बिरभानपुर है, चौपानी मांडो है, आदमगढ़ है। तो ये सारा जगह का आपको क्या है, मतलब बोल सकते हैं कि लोकेशन भी याद रख सकते हैं आप। जैसे लंगनाज है, ये आपको गुजरात में पाया जाता है, जो जगह है गुजरात में लोकेशन है। आदमगढ़ का हमने बात किया, ये एमपी में है, इसे एमपी याद रखना, यूपी में नहीं एमपी में है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कभी कभी मतलब बोल सकते हैं मेसअप हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा साइट्स है ना कि मतलब कभी कभी क्या होता है, आप यूपी को एमपी लगा देते हैं, एमपी को, तो ये चीज़ आप में आपको ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस से ही आपका क्लियर होगा। फिर अगर नेक्स्ट बिरभानपुर देखें, फिर चौपानी मंडो, ये भी कहाँ, आपको यूपी में है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स है, आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना। फिर बिरभानपुर भी कहाँ है, ये भी आपका कहाँ पर है, यूपी में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जहाँ से हमें क्या मिला, एनिमल डोमेस्टिकेशन का क्या मिला, एविडेंसेस मिला। समझ रहे हैं बातों को, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक देखें, फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ बात करें, फ्रॉम विच वन ऑफ द फ्लोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। अब बताया जा रहा है कि जैसे डोमेस्टिकेशन हमने देखा, तो डोमेस्टिकेशन पालतू जानवर है,
तो फिर बताया जा रहा है कि बोन इम्प्लीमेंट्स, जहाँ पर हड्डी का कुछ मतलब अंश आपको जो पाया गया है, इम्प्लीमेंट्स हड्डी का मतलब इम्प्लीमेंट्स क्या हो, मतलब टूल्स जो हमने बात किया था, बोन्स का भी टूल्स बना आपको मिला है मतलब एंशियंट सिविलाइजेशन में। फिर जो टूल्स मिला स्टोन का ही मिला, तो बोन का जो इम्प्लीमेंट्स था वो कौन से साइड से आपको पाया गया? पहला ऑप्शन है चोपानी मंडो जो यूपी में, ककोरिया हो गया, महादहा हो गया, फिर सराय नहरराय हो गया। तो अगर इसमें देखें बोन इम्प्लीमेंट्स के बारे में यहाँ पर, तो ऑप्शन में ये दोनों आ सकता है, सी और डी। अगर इसमें ई रहता तो दोनों देते, लेकिन अगर एक ऑप्शन है तो आप इसमें सी के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? महादहा आपका हो जाएगा। ये सराय नहरराय ये भी यूपी में है। अगर ई ऑप्शन रहता है, जैसे बीपीएससी अगर ई ऑप्शन आपको देती है तो फिर आपको दोनों ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। ये भी आपका यूपी में है। अगर चौपानी मंडो की बात करें तो ये भी आपका कहाँ पर है? यूपी में है। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यूपी में है। फिर अगर ककोरिया देखें तो ककोरिया कहाँ है वो आप लोग जरूर बताइएगा, ककोरिया। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट अगर बात करें, क्योंकि प्रैक्टिस करना है तो इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, जहाँ हमें समझाना वहाँ मैंने समझा दिया हूँ, और जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वही फैक्ट आपको यहाँ बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेजोलिथिक कंटेक्स्ट। फिर बताया जा रहा है कि मेजोलिथिक में जो बोन ऑर्नामेंट्स था, बोन से जो बना हुआ जो मतलब ऑर्नामेंट था, ऑर्नामेंट मीन्स क्या होगा? किसी तरह का ज्वेलरी के बोल सकते हैं, वो ऑर्नामेंट है, किसी तरह का टूल्स बना हुआ, वो कहाँ से हमें मिला? तो अगर हम सेवंथ ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सराय नहरराय और महादहा के बारे में आपको बताया गया। किसके बारे में बताया गया? सराय नहरराय और महादहा के बारे में आपको क्या किया गया? बताया गया। तो सराय नहरराय और महादहा कहाँ? दोनों यूपी में है। कहाँ पर है दोनों? दोनों आपका कहाँ पर है? वो यूपी में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों यूपी में है। तो इसमें भी अगर ऑप्शन दिया है तो आप सराय नहरराय के साथ जा सकते हैं, महादहा भी इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में एक ही दिया तो आप सराय नहरराय जाए। क्या होता है कि पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था एंशियंट में, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है, जैसे अगर ऑप्शन अगर दोनों आ रहा है, तो अगर बीपीएससी यूपीएससी कोई भी एग्जाम्स अगर ये ऑप्शन को मतलब गलत तो नहीं करती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन में सभी को सेम मार्क्स मिल जाता है। जैसे अगर किसी तरह का डिबेट हो गया आंसर में कि नहीं ये इसका दोनों ऑप्शन होगा, तो फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स उसमें मिल जाता है, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो फिर आप देख सकते हैं महादहा ये भी यूपी में है, फिर सराय नहरराय ये भी आपको यूपी में है, फिर चौपानी मंडो हमने बात किया ये भी क्या है? आपको यूपी में है। तो ये चीज आपको वहां पर ध्यान रखना है। तो इतना चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन आपका सही होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा। फिर हमारा नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर 7 नंबर देख लिया। 8 नंबर 3 ह्यूमन स्केलेटल्स इन अ सिंगल ग्रेव वेयर रिकवर्ड एट। तो बताया जा रहा है कि जो मतलब 3 ह्यूमंस का जो स्केलेटन था, जो हड्डी था, वो कहाँ से मिला? उसका जो मतलब ग्रेव था, जो शमशान था, वो कहाँ से मिला आपको? सराय नहरराय। देख सकते हैं ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या है? सेम पूछा जा रहा था, आपको जगह याद रखना, सराय नहरराय हो गया। तो ऑप्शन ज्यादा मतलब कि कठिन नहीं है, सेम ही ऑप्शन हर एक क्वेश्चन में आपको डाल दिया जा रहा है। तो कम से कम ये चीज तो आपको याद रख सकते हैं ना कि महादहा कहाँ, सराय नहरराय कहाँ, दमदमा कहाँ है, लंगनाच कहाँ है। तो अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर अगर सराय नहरराय की बात करें तो ये भी आपको कहाँ पर है? यूपी में है। दमदमा भी कहाँ पर आपको? यूपी में है। लंगनाच आपको कहाँ है? ये हमने बात किया था लंगनाच के बारे में, जो लंगनाच है ये गुजरात में है। फिर महादहा की बात करें तो ये भी महादहा कहाँ? यूपी में है। लेकिन इसमें अगर ऑप्शंस की हम बात करें, जो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? आपको ऑप्शन होगा दमदमा। यहाँ से आपको क्या मिला है? 3 स्केलेटन का, सब का मतलब जो बोल सकते हैं कि स्केलेटन मिला है, मतलब जो 3 ह्यूमंस का स्केलेटन मिला है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देखें, यहाँ देख सकते ऑप्शन का बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ। फिर नेक्स्ट देखें द कल्टीवेशन ऑफ सेरल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। सबसे पहले बात आपको यह समझना है कि मतलब जो डोमेस्टिकेशन की बात हमने कही, डोमेस्टिकेशन हमने बताया मेजोलिथिक में शुरू हुआ। फिर अगर हम कल्टीवेशन की बात करें, जो एग्रीकल्चर हमारा शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? वो नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था। वो कब हुआ था शुरू? नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था। और जो नियोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था, हमने बात किया था 8000 बीसी से, मतलब जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया 4000 बीसी तक आप मान के चल सकते हैं। तो नियोलिथिक पीरियड में टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का शुरुआत। ये आपको ध्यान रखना, डोमेस्टिकेशन कौन पीरियड में शुरू हुआ, कौन से टाइम पीरियड में हुआ, आपका एग्रीकल्चर कौन से टाइम पीरियड में शुरू हुआ, ये चीज आपको यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल्टीवेशन जो सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन कौन सा पीरियड में हुआ? नियोलिथिक एज में। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, मतलब स्टोन एज। स्टोन एज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक साल। तो नियोलिथिक एज में
तो फिर अगर देखें जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था नियोलिथिक एज में, फिर पैलोलिथिक एज का टाइम पीरियड हमने अभी देखा, मेजोलिथिक देखा जिसे आपको मिडिल एज भी बोला जाता है, नियोलिथिक को न्यू एज भी बोला जाता है। उसी तरह से अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करें यहाँ पर, तो प्रोटो हिस्टोरिक हमने क्या बताया था, जो मतलब एक प्री हिस्ट्री बात की थी, एक प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जिसे डिसाइफर नहीं किया जा सका, जिसे समझा नहीं जा सका, अभी तक उस पर रिसर्च चल रहा है, वो सारा जो हिस्ट्री है वो प्री हिस्ट्री एज में आता है, जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो हर एक ऑप्शन अपने में क्या है, एक पूरा मतलब बोल सकते हैं कि एक कंसेप्ट है, उसमें सारा एक मतलब कि ऑप्शन से आपको 4 क्वेश्चंस और बनाया जा सकता है, फॉर्म किया जा सकता है। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखें और टिक करके निकलते गए, एग्जाम में वैसे करना है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो हर एक ऑप्शन को आपको ऑब्जर्व करना है, तभी आपका पढ़ाई में थोड़ा सा मन भी लगेगा और तभी आप क्वेश्चन को, अपने फैक्ट्स को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो बोला जाता है ना कि एमसीक्यू के थ्रू आपको चैप्टर रिवाइज कराया जा रहा है, तो इसी तरह से आपको पढ़ाया जाता है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अगर उस तरह से हम लोग बैच लाएंगे तो, जिसमें आपको एमसीक्यू के थ्रू ही क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें 10वां नंबर, ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज हमने बात की जिसमें एग्रीकल्चर शुरू हुआ। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। तो देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, पहले पूछा जा रहा है एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ, फिर नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि आपको एग्रीकल्चर का एविडेंस हमें किस साइट से मिला। तो साइट इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस टाइम पीरियड में क्या शुरू हुआ था, उसका मतलब जो एज का जो टाइम पीरियड का जो पूरा गैप था, वो गैप आपको याद रखना है, साइट याद रखना है, लोकेशन याद रखना है। तो फिर अगर देखें ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ओरिजिन ऑफ जो एग्रीकल्चर मिला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो अगर यहाँ बात करें तो इसमें देखते हैं 4 ऑप्शन क्या दिया, मुंटीडाग, मेहरगढ़। मेहरगढ़ आप जानते हैं कहाँ पर है, मेहरगढ़ आप लोग बताइएगा कहाँ पर, हमने पढ़ा था बालाकोट, अभी बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, ये तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान रीजन में। मेहरगढ़ भी आपको पाकिस्तान रीजन में है, और पाकिस्तान में किस रीजन में है ये याद नहीं रखना, उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो ये आपको देख सकते हैं जो मेहरगढ़ है, बालाकोट है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपको मेहरगढ़ होगा। कौन सा चीज होगा, मेहरगढ़ होगा। तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपसे सर्व एग्जाम में पूछा जा रहा, तो इसमें ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, मेहरगढ़ होगा आपको। तो मेहरगढ़ आपको याद रखना है, जहां से हमें क्या मिला था, एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला था। आगे हम लोग बात करेंगे और ज्यादा एग्रीकल्चर का एविडेंस कहां से मिला था। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करें, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड। जो मनुष्य का जो प्रजाति था, सबसे पहले प्रजाति आपको इंडिया मतलब कि भारत में सबसे पहला प्रजाति मनुष्य का किस जगह मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो जानते हैं आप, मतलब जो होमोसेपियंस की बात करें वर्ल्ड में, तो बोला जाता है सबसे पहले जो हमें मिला यूरोपियन रीजन में मिला, अफ्रीकन रीजन में मिला। लेकिन हम इंडिया की अगर बात करें एंशिएंट हिस्ट्री में, तो सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस जो हमें मतलब कि मनुष्य का जो प्रजाति हमें मिला वो कौन सा जगह से मिला। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया आपको, नीलगिरी हिल्स दिया गया है, शिवालिक दिया गया है, नाला मल्ला हिल्स दिया, नर्मदा वैली दिया गया। तो नीलगिरी आप देखते हैं कौन से रीजन में, साउथ रीजन में। शिवालिक भी आपको जानते हैं हमारा जो हिमालयन रीजन है, हिमालय का जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें आप जानते हैं ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक, तो वो शिवालिक रीजन कहलाता है। नल्ला मल्ला हिल्स हो गया आपको जो केरला साउथ रीजन में, वो नल्ला मल्ला हिल्स हो गया। फिर नर्मदा वैली, नर्मदा वैली आप जानते हैं एमपी का पूरा जो रीजन है, गुजरात एमपी, तो वो नर्मदा वैली। तो इसमें जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है आपको नर्मदा वैली, यहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन मिला। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप अगर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें आप दिमाग में रखेंगे, और ये चीज एग्जाम में आप गलती करके नहीं आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती मतलब जो हिस्ट्री के चैप्टर में ही ज्यादा करता है। आता सबको, लेकिन प्रैक्टिस के अभाव में, अभ्यास के अभाव में क्या होता है कि वो चीजों को गलत कर देता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज। आप जानते हैं जो मतलब एग्रीकल्चर का जो सबसे पहले खोज किया गया, सबसे पहले एग्रीकल्चर जो मतलब प्रभाव में आया, या बोल सकते हैं शुरू जो किया गया, वो कब किया गया, न्यूलिथिक एज में। हमने देखा न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर शुरू किया गया। अब हमें यहाँ पर क्या देखना, जो शुरू जो किया गया न्यूलिथिक एज में, जो एग्रीकल्चर शुरू किया गया न्यूलिथिक एज में, वो कब शुरू किया गया। मुझे लग रहा है यहाँ रेड पेन से आप ज्यादा विजिबल नहीं हो रहा, व्हाइट से करो, हाँ व्हाइट ज्यादा विजिबल। तो जो न्यूलिथिक एज में अगर आप देखें जो शुरू हुआ एग्रीकल्चर का, अब इसमें बताया जा रहा है एग्रीकल्चर में हम सबसे पहले क्या उगाए, मनुष्य ने क्या उगाया एग्रीकल्चर में। जो आप क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, वो किस क्रॉप का आपने प्रोडक्शन किया, कौन सा आपने मतलब जो क्रॉप उगाया था, फसल कौन सा फसल सबसे पहले मनुष्य ने आपको रोपा था, उगाया था। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज व्हीट, राइस, बार्ले, सोरघम।
तो ये 4 फसल में अगर देख ले तो सबसे पहले जो मनुष्य ने मतलब खाया भी था, उगाया भी था, आप देख सकते हैं बार्ले। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा? बार्ले। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कौन सा होगा यहाँ पर? बार्ले। तो ये बार्ले है। और आप जानते हैं यहाँ पर आपको एक चीज याद रखिएगा, बार्ले फर्स्ट क्रॉप था, ये आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन को चेंज करके। राइस आपका थर्ड था, वीट सेकेंड नंबर पर था, ये फिर राइस आपका थर्ड नंबर पर था। ये ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखें, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? पूरा रीजन आपका, इंडिया सिर्फ नहीं बोला जा रहा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला रहा है, जिसमें कि आपका पाकिस्तान रीजन भी, अफगानिस्तान रीजन भी आ जाता है, श्रीलंकन रीजन भी आ जाता है, वो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपका होता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट एविडेंस, सबसे पहला जो एविडेंस था, सबसे पहला जो एविडेंस हमें कहाँ से मिला? किसका? एग्रीकल्चर का। तो सबसे पहला जो एविडेंस हमें मिला एग्रीकल्चर का, कोल्डी हवा ऑप्शन है, लहुड़ देव, मेहरगढ़, टोकवा। तो आप अगर देखें सबसे पहला एविडेंस जो हमें मिला है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमें लहुड़ देव से मिला है। ये आपको जो लहुड़ देव है रीजन, ये यूपी में है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। लहुड़ देव कहाँ है? यूपी में है। और जो ये यूपी में लहुड़ देव आपको दिया गया है, ये देख, अगर हम लहुड़ देव की यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको यूपी में है। फिर कोल्डी हवा भी आपको यूपी में है। मेहरगढ़ आपने अभी देखा था पाकिस्तान रीजन में है। तो हम देख रहे हैं हर एक स्लाइड में आपको यह चीज बता रहे हैं, जिससे क्या हो, आपका माइंड फोकस हो, आप इस चीज को याद कर सकते हैं, आपको बार बार इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज को डिस्कस कर लिया। तो ये चीज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, कोल्डी हवा आपको यूपी में। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो लहुड़ देव, तो ये जो लहुड़ देव है आपको यूपी में, सबसे पहले मेहरगढ़ ने बताया जाता है अर्लीस्ट एविडेंस मिला, लेकिन अभी रिसेंटली खोज हुआ था जो हिस्टोरियन द्वारा, बहुत सारे किताब में अभी भी मेहरगढ़ को ऑप्शन को सही बताया जा रहा है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया है, इस ऑप्शन को आप सही मान रहे हो, वो लहुड़ देव को सही मानते हैं, क्योंकि अभी नया खोज किया गया था यूपी में, बताया गया था कि उसमें आपका एविडेंस आपको मिला है किसमें? लहुड़ देव में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अपडेटेड इंफॉर्मेशन है आपके लिए। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट यहाँ देखें, विथ रिफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें फ्लोइंग देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको देखिए, यूपीआरओ, एआरओ के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे किस में पूछा जाता है, यूपीएससी में या बीपीएससी में, ये एआरओ तक के भी एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है। तो इससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपको सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट स्टेटमेंट को देख के ही घबरा जाते हैं, लेकिन मैंने खुद दिया है, मैंने बीपीएससी जो दिया था, 70 का बीपीएससी भी दिया था, तो मैं क्वालिफाई भी किया हूँ। तो उसमें मैंने देखा था कि जो मतलब सबसे जो सिंपल जो आपको क्वेश्चन होता है, वो ज्यादा जो बड़ा क्वेश्चन देखने में वो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, उसमें आप एलिमिनेट बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन वो ज्यादा टफ होता है, आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन जो होता है, वो ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट दिया गया स्टूडेंट को डराने के लिए, आप देख के ही डर जाएगा, अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में 10 मिनट लगेगा। ऐसा नहीं होता, उस पर एक बार उसको आप पढ़िए, भले उसको लास्ट में राउंड में पढ़िए, लेकिन उसको पढ़िए, लेकिन उसमें से आपको ज्यादा ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी को अगर देखें यहाँ पर, तो बताया जा रहा है विथ रिफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज, विथ रिफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region. तो जो oldest evidence है एग्रीकल्चर का, वो बहुत सारे रीजन से मिला है। ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ली एंड पैडी, अभी हमने बात किया था, देख सकते हैं वो ऑप्शन आपको कितना काम दिया। अभी हमने क्या पढ़ा था, पहला सबसे पहले जो मतलब अनाज उगाया गया था, उसका क्या नाम था? क्रॉप बार्ले था। सेकंड क्या था, हमने बात किया था, वीट था, जो गेहूं था उसको उगाया गया था। थर्ड हमारा पैडी था, पैडी आप जानते हैं इसको राइस बोला जाता है, जो आप चावल बोलते हैं, ये पैडी इसको बोला जाता है, पैडी कल्टिवेशन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा आपका? अगर ऑप्शंस की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये गलत होगा, क्योंकि उसमें वीट था वहां पर, तो ये ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, देख सकते हैं एक ऑप्शन से आपका दूसरा मतलब क्वेश्चन सही हो जा रहा है। इसलिए एमसीक्यू भी डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ टिक करते हैं, निकलते जाते हैं, इस तरह से हम लोग एमसीक्यू नहीं डिस्कस करेंगे। इसलिए आपका जो लेक्चर आपने देखा, उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा लेक्चर। आप लोग को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि ये पूरा मतलब आप यहाँ पर देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो यूट्यूब पर आपको पूरा सेशन चलाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ।
तो जो अर्लीस्ट एविडेंस सेटल लाइफ का हमें कहाँ मिला, जब एग्रीकल्चर का खोज हुआ, जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ नियोलिथिक साइट में। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आप तो घर दूर नहीं रखेंगे, तो नदी के किनारे लोग बसने लगे, वहां पर खेती बाड़ी करने लगे, तो वहीं सेटल लाइफ हो गया, सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ, कल सिविलाइजेशन बढ़ने लग गया। अब जो मनुष्य जो रहता है वही जगह रहता है जहाँ उसे खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, सोने के घर भी मिल रहा है, तो वो सारा चीज मिला, तो उससे क्या हो गया सेटल्ड लाइफ, मतलब बोल सकते हैं एक सेटलमेंट का आपको वहां से शुरुआत हुआ। तो वो सबसे पहले हमें अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिला था, तो अर्लीस्ट एविडेंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है धोलावीरा, और नेक्स्ट है किले गुल मोहम्मद, सी है कालीबंगन, डी है मेहरगढ़। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें धोलावीरा की, तो सबसे इंपॉर्टेंट धोलावीरा में क्या है, ये कौन सा जगह पर है, गुजरात में। धोलावीरा का इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा था, आप लोग अगर देखेंगे उस लेक्चर को धोलावीरा के बारे में, उन्होंने बताया था कि एक ऐसा सेटलमेंट है धोलावीरा, मतलब कि ऐसा साइट है कि आपको हर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2 साइट मिलेगा, मतलब जो टाउन का प्लानिंग था उसमें 2 तरह का विभाजन मिलेगा, जो सिटी का विभाजन था, एक अपर टाउन था, एक लोअर टाउन था, इसे अपर टाउन सिटाडल हुआ था। एक धोलावीरा ही ऐसा था जिसमें 3 तरह का टाउन था, मतलब अपर टाउन भी था, लोअर टाउन भी था और मिडिल भी टाउन था। ये ऑप्शन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये गुजरात में है। किले गुल मोहम्मद ये आपको पाकिस्तान रीजन में है। कालीबंगन कहाँ है, ये राजस्थान में है, जहां से हमें बैंगल्स का फैक्ट्री मिला था। काली मतलब होता है क्या, डार्क ब्लैक, बैंगन, बंगन मीन्स क्या होता है, मतलब जो कंगन आप बोलते हैं या मतलब चूड़ी बोलते हैं, वो वहां से हमको क्या मिला था, वो चीज का एविडेंस मिला था। उसी तरह से मेहरगढ़ हमने अभी देखा पाकिस्तान में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमने सब ऑप्शंस को देख लिया, कौन जगह कौन सा साइट प्रेजेंट है। अब इसमें इंफॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मेहरगढ़ रीजन है, यहाँ से हमें क्या मिला था, एविडेंस मिला था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, मेहरगढ़, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो देख रहे हैं आप, अगर एमसीक्यू कर रहे हैं तो आपको दोबारा विजिट करने का जरूरत ही नहीं, लेक्चर में आपको याद ही हो जा रहा है, मतलब आप फिर दोबारा जाइएगा, स्लाइड पढ़िएगा, उससे वैसा छोड़ ही नहीं रहे हैं आपको, मतलब पूरा चीज को यहाँ डिस्कस भी कर देना है, आपको रिवाइज भी करवा देना है लेक्चर को, और चीजें आपको याद हो जा रही है। फिर अगर नेक्स्ट देखें 16 नंबर, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अभी हमने देखा था अर्लीस्ट एविडेंस, तो अर्लीस्ट एविडेंस हमें कहाँ से मिला था, आप बताइएगा यहाँ पर, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डी हवा, मेहरगढ़। तो अर्लीस्ट एविडेंस हमें कहाँ से मिला था, मेहरगढ़ से मिला था, क्योंकि इसमें हमें लहुड़देव का ऑप्शन नहीं दिया गया है। लहुड़देव का अगर ऑप्शन दिया जाता तो हम लोग लहुड़देव के साथ जाते, इसलिए हम लोग इसमें किसके साथ जाएंगे, मेहरगढ़ के साथ जाएंगे। तो किसके साथ यहाँ पर जाना, आपको मेहरगढ़ के साथ जाना। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है, कर्नाटका रीजन में है। बुर्जहोम कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर रीजन में है। कोल्डी हवा कहाँ है, यूपी रीजन में है। मेहरगढ़ कहाँ, पाकिस्तान में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, साइट्स इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस पर इम्फेसिस कर रहा हूँ, बार बार आपको यहाँ पर इस पर जोर दे रहा हूँ कि साइट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइट्स आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। तो यह आपका यहाँ पर डिस्कशन था। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर वही ऑप्शन को देख रहे हैं, रिपीट किया जा रहा है, क्वेश्चन आपको रिपीटेड पूछा जा रहा है, तो इसका भी आप देख सकते हैं लोथल। मैंने इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिया, मैंने इसलिए रिपीटेड यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि क्या हो रहा है, हर एक ऑप्शन देख रहे हैं, थीम वही है, क्या कर रहा है, ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो ऑप्शन के साथ ही छेड़छाड़ किया जाए, इसलिए मैं ले रहा हूँ, कम से कम आपको ये साइट तो याद हो जाए। यार आप 10 बार 20 बार एक ही साइट को देख रहे हैं तो वो क्या होता है, दिमाग में छप जाता है। आप जिस चीज को रटने जा रहे हैं, रटने से अच्छा ना समझ के आप उस चीज को मतलब कि इंप्लीमेंट कर रहे हैं एग्जाम में, उस चीज को आप मतलब छोड़ के नहीं आ रहे हैं। तो अगर अर्लीस्ट एविडेंस की बात करें एग्रीकल्चर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, तो हमने अभी देखा था कहाँ से मिला था, मेहरगढ़ से मिला था। कहाँ से मिला था, मेहरगढ़ से मिला था। लोथल अगर देखें, ये कहाँ पर है, लोथल आप जानते हैं ये गुजरात रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, जहाँ पर अभी मतलब जो एक मैरीन बोल सकते हैं डॉकयार्ड ही मिला था, डॉकयार्ड बंदरगाह का यहाँ पर एविडेंस मिला था लोथल में। अभी वहाँ पर किसी म्यूजियम डेवलप किया जा रहा है, हेरिटेज म्यूजियम लोथल में, वियतनाम कंट्री के द्वारा। ये आपका करंट अफेयर का मतलब इंफॉर्मेशन है। हड़प्पन देखे, हड़प्पा कहाँ आप जानते हैं पाकिस्तान रीजन में है। मेहरगढ़ कहाँ, ये भी पाकिस्तान में है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर हम मुंडीगढ़ कहाँ है, ये एक नया इंफॉर्मेशन आपके लिए, ये क्या है, अफगानिस्तान में है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये 3 आपको नाम याद रखना है और 3 का इंपॉर्टेंट साइट्स आपका जो लोकेशन है वो आपको याद रखना है। उसी तरह हम नेक्स्ट अगर जाएं यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड्स इज आल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। हमने बात किया था चालकोलिथिक एज के बारे में, जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था, उससे पहले हमने चालकोलिथिक एज पढ़ा था।
चाल्कोलिथिक एज क्या होता है? चाल्को मीन्स क्या होता है? हमने बात किया था, हमने शब्द को तोड़ा था। शब्द क्या होता है? कभी कभी इंफॉर्मेशन को जैसे एग्जाम में आपसे दिया गया, आपको नहीं पता है, तो आप एक चीज सीख सकते हैं कि ये जो शब्द आपको दिया जाता है, वर्ड दिया जाता है, वर्ड को आप तोड़िए। बोलते हैं ना संधि विच्छेद करना, जैसे आप हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं, वैसे शब्द को तोड़िए। दो शब्द से बना हुआ, एक चालकों से बना हुआ है, को क्या बोलते हैं? यहाँ चालकों से बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? कॉपर होता है। और लिथिक मीन्स क्या होता है? स्टोन होता है। तो चालको मीन्स कॉपर होता है, तो जब ये चाल्कोलिथिक एज आए आपको कॉपर ज्यादा आना चाहिए, तो क्या होगा? ये इसका ऑप्शन कॉपर जाओ, बाकी ऑप्शन को देखना भी नहीं है। ओल्ड स्टोन एज जानते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैलोलिथिक बोलते हैं। न्यू स्टोन एज को नियोलिथिक बोलते हैं, तो उसी का नाम है। आयरन एज को क्या बोलते हैं? जैसे आयरन एज हमने क्या पढ़ा था, लेटर वैदिक पीरियड में आयरन एज आपको शुरू हो गया था, तो ये कॉपर एज है। आपको ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आप लोग बताइएगा चाल्कोलिथिक एज में जो मतलब कब इसका टाइम पीरियड है, कब यह शुरू हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कल्चर रिमेन्स ऑफ स्टोन, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स। तो ये जो स्टोन एज से हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो हमारा कल्चर का पूरा कंटिन्यूएशन था, पूरा कल्चर का जो रिमेन्स था, जो एविडेंस था, वो हमें कौन सा साइट से मिला? आमड़ी, मेहरगढ़, कोट डीजी, कालीबंगन। तो इसमें अगर ऑप्शंस की हम लोग बात करें, जैसे आमड़ी आप देख सकते हैं, फिर हमारा कौन सा साइट है? एक अगर साइट नेक्स्ट देखें मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कोट डीजी देखे तो कोट डीजी भी अगर आप देखें तो ये भी पाकिस्तान रीजन में, ये भी कौन रीजन में? आपको कोट डीजी पाकिस्तान रीजन में है। मेहरगढ़ भी आपका क्या है? पाकिस्तान रीजन में है। आमड़ी भी अगर देखें तो ये भी पाकिस्तान रीजन में है। फिर अगर कालीबंगन की बात करें, ये इंडिया में है, जो कि आपको राजस्थान में सिचुएटेड है। तो कल्चरल रिमेन्स हमें कहाँ से मिला? इसमें मेहरगढ़ से मिला है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसमें मेहरगढ़ ऑप्शन आपका सही होगा। तो देख रहे हैं ना, सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करें, क्योंकि स्लाइड नंबर ज़्यादा स्लाइड है, तो थोड़ा सा हर एक ऑप्शंस को आप डिस्कस करके आगे निकलना है। एक्सकावेशन एट नवादा टोली क्यों हमने डिस्कस? क्योंकि क्या होता है कि हमने लेक्चर में तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, 40 मिनट 35 मिनट का लेक्चर लिया है। उस लेक्चर को हमने बहुत फास्ट में नहीं खींचा, जो इन्फॉर्मेशन था वही इन्फॉर्मेशन, वहीं से क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ, और जो एडिशनल हमने बोला था ना, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो आपको एमसीक्यू सीरीज में मिलता। तो लेक्चर के साथ साथ अगर एमसीक्यू आप देखते हैं ना, तो फिर आपका एग्जाम पूरी तरीके से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ये हमने पहला ही कोटेशन लिया था, सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। फिर अगर देखें 20वां नंबर क्वेश्चन, एक्सकावेशन एट नवादा टोली वाज कंडक्टेड बाय। ये नवादा टोली क्या है? एक साइट है, लोकेशन है, वो जहां पर जो एक्सकावेशन मैंने पढ़ा था ना, जो जो एक्सकावेशन जो मतलब हिस्टोरियन थे, जो मतलब आर्कोलॉजी जो आर्कोलॉजिस्ट थे, वो कौन कौन से हमने पढ़ा था ना, हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन को कौन? दयाराम सहनी ने बात किया था। मोहनजोदाड़ो को हमने देखा था, आर डी मुखर्जी करके नाम था, बनर्जी करके नाम था। तो उस तरह से बहुत सारे एक्सकावेशन थे। जैसे हमने रॉबर्ट ब्रूट फूस के बारे में पढ़ा था, फूड ब्रूस के बारे में पढ़ा था, वो भी क्या थे? आर्कोलॉजिस्ट थे। तो उसी तरह से जो नवादा टोली का जो आपको मतलब जो कंडक्ट किया गया था, एक्सकावेशन खुदाई किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर एस डी संकलिया द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? एस डी संकलिया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस चीज को आपको याद ही कर लेना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, इन विच स्टेट द नवादा टोली, देख रहे हैं पहला आपसे पूछा गया है कि 2008 में कि नवादा टोली किसके द्वारा किया गया था, फिर उसी इंफॉर्मेशन देख ऑप्शन से आपका एमसीक्यू बनाया जा रहा है। एमसीक्यू से ऑप्शन, ऑप्शन से एमसीक्यू, पीवाईक्यू, तो उस तरह से इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर, नवादा टोली कहाँ लोकेटेड है? लोकेशन की बात कर रहा है, गुजरात में है या महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो नवादा टोली की अगर हम लोग बात करें तो नवादा टोली आपको मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में इंदौर रीजन में लोकेटेड है। रीजन याद नहीं रखना, मध्य प्रदेश लोकेशन जो स्टेट है वो आपको याद रखना है। तो ये हमारा 21 नंबर था। नेक्स्ट देखे 22 नंबर। तो अगर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी लोकेटेड, जो मंडी साइट है वो कहाँ आपको सिचुएटेड है? तो जो हमारा मंडी साइट है वो जो सिचुएटेड है हमारा, वो कहाँ सा सिचुएटेड है, कौन सा जगह पर सिचुएटेड है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मंडी जो साइट है हमारा सिचुएटेड, वो आपको उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल नहीं है, सिर्फ याद रखना मंडी हमारा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, क्योंकि ये लेटेस्ट आपको पूछा गया है यूपीपीसीएस पीडी में, जो कि अक्टूबर में एग्जाम भी होने वाला है। तो देख सकते हैं ना, सारा एग्जाम आपका एक ही लेक्चर से कवर हो जा रहा है। एक ही मतलब जो एंशिएंट का हमने सीरीज शुरू किया था उसी से आपका हो जा रहा है। उसमें ज़्यादा आपको कुछ मतलब माथापच्ची भी नहीं करना। मतलब समझ सकते हैं ना कि 7 से 8 लेक्चर कंप्लीट करना है आपको। आपका मतलब कि एंशिएंट का पूरा प्रॉपर तैयारी हो गया, एमसीक्यू देखना है, प्रॉपर तैयारी हो गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज कीजिए,
जितना बार प्रैक्टिस करते हैं 10 मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगाइए, सेट लगाइए, तो फिर तैयारी आपका प्रॉपर हो जाएगा। चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हम देखिए कंटेंट तो आपको इतना आज के समय में डेवलप है, आप सोशल मीडिया और जो यूज करते हैं इंटरनेट का, तो उस समय आपको उतना टफ लैंग्वेज नहीं, इतना इंग्लिश तो सबको आता है। थोड़ा सा क्या है कि आपको मैं लैंग्वेज भी हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आप हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम से है, आप ऑप्शंस को देख के आप सही टिक कर सकते हैं, उतना हार्ड ये लैंग्वेज आपको नहीं दिया जाता है। तो दोनों माध्यम के स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू अहड़ सिविलाइजेशन। अहड़ सिविलाइजेशन हमने पढ़ा था, ये कब था अहड़ सिविलाइजेशन? ये आपको चालकोलिथिक पीरियड में था। अहड़ सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह वो नहीं था। तो अहड़ सिविलाइजेशन, तो नैरेटिव्स यहाँ बताया जाता है, नेटिव्स ऑफ अहड़ से कॉपर स्मेल्टिंग, अहड़ सिविलाइजेशन चालकोलिथिक तो कॉपर स्मेल्टिंग तो वो जानते ही थे। राइस वाज अननोन टू देम, राइस ऐसा नहीं था, अननोन नहीं था, राइस जो था नोन था। ये ऑप्शन आपको सही से पढ़ना, नोन टू देम। देखते हैं RAS RTS इस तरह के एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। तो राइस अननोन नहीं था, वो चावल का जो खेती वो जानते थे। मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द अहड़, तो मेटल वर्क भी था, क्योंकि वो कॉपर स्मेल्टिंग करते थे, तो मेटल वर्क वो जानते होंगे। फिर क्या था, ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड हेयर, तो जो ब्लैक रेड का जो कलर का जो घड़ा था, वो भी घड़ा आपको यहाँ से मिला। तो ये 4 ऑप्शन में देख सकते हैं जो एग्जाम में है RAS RTS, तो ये सारा एग्जाम में एंशियंट का सेम ही क्वेश्चन। क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन का थीम सेम रहता है, ऑप्शन को उलट फेर करके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो इसमें कौन ऑप्शन आपको यहाँ एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको जानना है, क्योंकि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है उसमें एलिमिनेट करना था। आप अगर यहाँ बी को एलिमिनेट कर देते हैं तो कौन सा चल जाता है, ये चला गया आपका, ये चला गया, ACD आ गया और C और D आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि जो अहड़ सिविलाइजेशन था वो कब था, वो आपका ये जो हमारा था ये चालकोलिथिक पीरियड में था। चालकोमिस अभी हमने बात किया है, इसका मतलब क्या होता है, चालकोमिस कॉपर, तो ये चालकोलिथिक पीरियड के समय में था। तो कॉपर के समय में उसमें कॉपर का काम होता था, कॉपर स्मेल्टिंग उसमें होता था, इसलिए ऑप्शन आपका ए इसमें क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो ऑप्शन को आपको ऑब्जर्व करना है, तभी जाके आपका क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ सही होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। तो मेगालिथ्स क्या आता है, हमने क्या बोला, जब ऑप्शन आपको नहीं समझ में आता, जो क्वेश्चन नहीं आता, तो आप क्या कीजिए, जो वर्ड है इस वर्ड को तोड़िए, जो शब्द है, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, शब्द को आप तोड़िएगा ना तो उससे क्या होगा, वर्ड को आपको सही। मेगामिस क्या होता है, मेगामिस बड़ा होता है, मतलब जो भी लार्ज किसी भी चीज को अगर देखते हैं साइज को, तो उसको मेगा बोला। लिथमिस हमने ये बात किया, स्टोन बोला जाता है। तो ये क्या था, एक मेगालिथ क्या था आपको, केव्स फॉर हर्मिट्स, ये नहीं था, हमने बात किया था। बरियल साइट्स था, ये सही ऑप्शन है। फिर टेम्पल साइट्स है, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। तो ये बरियल साइट्स था। आप देखे होंगे मेगालिथ साइट्स जो मिला था वो साउथ रीजन में मिला था, जितने भी साउथ रीजन में, चाहे केरला हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, ये सारा रीजन में मेगालिथ साइट्स मिला था, मतलब बरियल साइट्स था। मतलब कि मरने के बाद जो दफनाया जाता था उसके चारों बगल क्या किया जाता था आपको, ये बड़ा बड़ा पत्थर चारों बगल आपको यहाँ पर लगाया जाता था, इसे मेगालिथ साइट बोला जाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट। हमने बात किया न्यूलिथिक साइट के बारे में, जिसमें आपको एग्रीकल्चर का खोज हुआ था। तो बताया जाता है कौन से साइट से हमें यह मतलब कि एस माउंट आपको यहाँ पर मिला है, पाया गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, बुद्धिहाल, बुद्धिहाल आपको पहला ऑप्शन है, कौन पहला ऑप्शन क्या आपको यहाँ पर दिया गया, पहला ऑप्शन की अगर बात करें बुद्धिहाल। नेक्स्ट है हमारा संगनकल्लू, संगनकल्लू आप जानते हैं ये कर्नाटका में है। फिर कोल्डी हवा की बात करें, ये आपका यूपी में है। ब्रह्मगिरी कहाँ, ये भी कर्नाटका में है। तो ये जो ऑप्शन आपको यहाँ सही होगा, ये कौन सा होगा, संगनकल्लू, जो कि कर्नाटका में है। यहाँ से हमें यह साइट मिला था जहाँ से एस माउंट आपको फाउंड किया गया था, पाया गया था। तो ये आपका यहाँ पर MCQ था, जितना हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट भी हमारा है इसमें, अगर हम आगे बढ़े इसमें, तो हमने अभी देखा था ना, वही चीज क्या है, रिपीट किया गया। आप देख सकते हैं जो एंशियंट का क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड होता है। उसमें क्या होता है कि आपका थीम सेम होता है, लेकिन जो ऑप्शन होता है उसी के साथ आपको जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन सेटर है, वो आपको क्या होती है कि मतलब कि जो ऑप्शन होता है उसी को छेड़छाड़ किया जाता है। जैसे आप मेजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा ना अभी, जो एनिमल डोमेस्टिफिकेशन का कहाँ से मिला था, एनिमल जो डोमेस्टिकेशन का जो एविडेंस मिला था, हमने पढ़ा था ना, कौन सा जगह से मिला था, वो आदमगढ़ से मिला था। आदमगढ़ कौन रीजन में है, और आदमगढ़ रीजन की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये आदमगढ़ रीजन है। ये कौन सा कहाँ था, ये MP में था। फिर अगर चौपानी मंडो की बात करें, ये यूपी में था। फिर अगर लंगनाज की बात करें, ये गुजरात में था। बिरहानपुर की बात करें तो ये यूपी में है।
तो आपको साइट याद रखना है, साइट का लोकेशन याद रखना है, क्योंकि देखते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको साइट के लोकेशन से ही पूछा जा रहा है। तो ये हमारा आज का पूरा डिस्कशन था जो हमने डिस्कस किया। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्लाइड है और सारा क्वेश्चन मतलब सेमी कैरेक्टर का, मतलब सेमी नेचर का सारा क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ, मतलब एंड करने से पहले। विच ऑफ द डिपार्टमेंट्स मिनिस्टर डील्स विद आर्कोलॉजिकल सर्वे। आप जानते हैं जो आर्कोलॉजिकल सर्वे का जो डिपार्टमेंट होता है वो कौन से मिनिस्ट्री उसको डील करती है, ऑफिस उसका क्या होता है। यहाँ पर देखा दो, झारखंड पीसीएस में पूछा गया यह क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कल्चर या टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो जो यह कल्चर से आप जानते हैं लिंक होता है, कोई भी जो आर्कोलॉजिकल साइट उसमें कल्चर के बारे में पता चलता है, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, इसका कल्चर सही होगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद एंड करते हैं। वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड। नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, तो ये जो म्यूजियम है अभी मतलब आप जो सिचुएटेड, इसका जो लोकेशन देखिएगा नेशनल ह्यूमन म्यूजियम का, ये एमबीपीसीएस में पूछा गया, फिर से रिपीट भी किया गया था, वो हम लोग कल देखेंगे। तो वो कहाँ पर आपको, भोपाल रीजन में, यहाँ पर यह मतलब कि बनाया गया था नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। तो ये हमारा आज का पूरा स्टोन एज से मतलब जितना भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो पीवाईक्यू था, जो एमसीक्यू था, वो सारा चीज़ हमने आज यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यह लेक्चर फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप जुड़ जाइए हमारे जो यूट्यूब चैनल हमारा, जिसका नाम है आपको स्काई एकेडमी 360। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम का, जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी से लेकर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सारे एग्जाम्स का तैयारी कराया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम सब में कराया जाएगा, और सारे फैकल्टी यहाँ मौजूद है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, हिंदी में, इंग्लिश में, वो सारा फैकल्टी यहाँ मौजूद है। ये ऑफलाइन आपको मतलब कि जो कोचिंग है, ऑफलाइन सेंटर भी है इसका, जो बिकना पहाड़ी के पास है, वहाँ आप लोकेशन देख सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि यह लेक्चर कैसा लगा, कमेंट की करके बताइए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।